सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद जय भारत। RJS PBH RJS पॉजिटिव मीडिया की टीम सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल में 3 जुलाई 2024 को आई है। ये वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया MCD पार्क में, जो कि सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बैक साइड में है। और उसके बाद सेमिनार किया गया। बहुत सारे जो यहाँ के अतिथि हैं, मुख्य अतिथि सुरजीत सिंह देवार जी थे, और स्कूल के चेयरमैन सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जिन्हें सभी बच्चों को मोटिवेट किया। सभी ने मिलकर, रेणु शर्मा जी हों, नीरू शर्मा जी हों, सभी ने, संगीता जी हों, नंद किशोर जी हों, और हमारे बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बायोडाइवर्सिटी का डिपार्टमेंट है उसके जो फील्ड बायोलॉजिस्ट हैं हरमीक सिंह जी, वो हम लोगों के बीच तशरीफ़ ले आए और बहुत अच्छा संबोधन हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुआ बच्चों को वृक्षारोपण के बारे में। और इस समय जो है चाय पे कहें, समोसे पे कहें, ड्राई फ्रूट पे कहें, एक चर्चा, और ये बर्फ़ी पे कहें, एक चर्चा रखी गई है RJS की। मैं सबसे पहले चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी को आमंत्रित करूंगा। अभी नई शिक्षा नीति पे भी आपने एक बैठक कराई थी, और आपके ऑफिस में भी लगातार ये आप एक बैनर भी जो आते हैं गेस्ट सभी देखते होंगे। तो आपकी ये सकारात्मक सोच के अंतर्गत वृक्षारोपण जो हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबको आमंत्रित किया आप। मेरा जन्म से ही एग्रीकल्चरिस्ट रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमें लगा, मैंने बहुत एग्रीकल्चर की, सब कुछ चलाया, हल भी चलाया, सब कुछ चलाया, बहुत पुरानी टाइप से जो खेती होती थी वो भी की हुई। लेकिन सारा करने के बावजूद जो मिलना चाहिए एग्रीकल्चर में, खेती में, वो नहीं मिल पाता था, हमें लॉस होता था। और लॉस होने के बाद हमने सोचा कि भी हमें क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि भी हमारे फादर कहते थे कि आप जो है टीचर बन जाओ। मैंने कहा कोई नौकरी नहीं करूँगा, करना है तो बिजनेस करना है, या उसमें कोई ऐसी मशीनरी मैंने लेनी है जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ, काम कर सकूँ। तो मैंने बिजनेस किया, रेडियो का काम किया, पूरे इंडिया तक हमने हमारा रेडियो ट्रांसमिट पहुँचा, और उसका नाम था संजय के नाम से था। मर्फी और फिलिप्स वो भी बैक हो गई थी। तो इसलिए जब हमें हमारा कुछ मनोबल बढ़ा तो हमने सोचा कि भी इसके साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य भी करने चाहिए, क्योंकि जो सदा हमारे पिताजी जो होते थे वो अगर कोई गलत काम करते थे तो हमारी पिटाई करते थे, जिससे बैल को जो मारते थे ना, वो सांटा बोलते थे, उससे हमारी पिटाई होती थी कि तुमने गलत काम किया क्यों। और जब मैं 6th क्लास में गया तो वहाँ पर हमारे हर अमावस को एक हवन होता था। मैं एक शास्त्री जी हवन कराते थे। उस हवन में हमारे जो है, उस हवन में ये कहा कि जब हवन हो जाता था तो उसको कहते थे ये अग्नि है, ये ऐसी जगह अग्नि है कि जो यहाँ पर इसको साक्षी रख करके कोई शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कोई अनर्थ काम करता है, तो वो हाथ खड़ा करके रखे, वो सब हाथ खड़े कर लें, और जो छोड़ना चाहे तो वो हाथ खड़ा रखे, और जो छोड़ना नहीं चाहे वो हाथ नीचे कर ले। तो हमने छोड़ना चाहा
क्योंकि मेरे को एक बीड़ी पीने की लत थी 5वीं क्लास में, 5th में। तो हमने वहाँ पर सन 56 में ये कसम उठाई थी अग्नि साक्षी होकर के कि बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, दारू नहीं पिएंगे, कोई एल्कोहल कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो तब से आज तक, आज 80+ में जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी हमारे अंदर कोई गलत काम नहीं। We are proud of you, चौधरी जी। We are proud of you. तो मैं Well done. उसके बाद हमारे मन्ना साहब से भी हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने एक सकारात्मक भारत फ्यूचर की सोच कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे मिला कर के हम आगे चल सकते हैं। तो जब तक प्यार से दिल से हम नहीं मिलेंगे और दूसरे को नहीं बताएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने का केवल यही है कि आँखें एकदम, नज़र जो है वो एकदम शर्मीली, एकदम जो जिसकी भावनाएं नज़रों में गलत नहीं हो, जिसकी नज़रें अच्छी हों, तो उन लोगों से मुलाकात करो, मेल करो और आगे बढ़ो। तो यही एक वो है कि हमारा आगे बढ़ने का जो मेन वो है, यही है कि भी हम एक दूसरे से मिलकर रहें, किसी का बुरा नहीं चाहें, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, कोई ये नहीं हो कि भाई ये किसी का पेन मेरे पास आ गया तो इसको जेब में लगा लें, जिसका पेन है उसका पेन वापस करें। किसी की भी कोई भी चीज़ होती है वो उसको वापस किया जाए। किसी से कर्ज उधार लेते हैं तो ये नियत रखे जाए कि जो कर्ज लिया है मैं उसको वापस करूं। तो अगर ये आदमी भावना रख कर के आदमी काम करेगा तो नेचुरली वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सकारात्मक भारत का मतलब यही है कि अच्छी सोच, किसी भी दायरे में चले जाएं, आपकी अच्छी सोच है तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो। क्योंकि नौकरी पे भी मैंने देखा है, फाइलें पड़ी हुई हैं, ढेर लगा हुआ है, लेकिन कोई करने को राज़ी नहीं है। आज ये होना चाहिए कि फाइल आई, देखा, दस्तखत मारा, आगे पार कर लिया। आपकी मेज़ खाली रहनी चाहिए, फाइल कोई आपकी टेबल पर नहीं होनी चाहिए। अगर फाइल है तो इसका मतलब आप निकम्मे हो, आप गलत हो, आप काम नहीं करना चाहते, देश को आगे ले जाना नहीं चाहते। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो काम है, काम को तुरंत करना चाहिए। जो काम है कल, जो काम कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अब कर। तो यही अपनी सोच होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज के कार्यक्रम हमारा ये था कि हमारे सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के जो बच्चे, जो स्टाफ और जो हमारे सभी साथी यहाँ पर आए हैं, भारत से जो जुड़े हुए हैं, RJS सकारात्मक भारत जो उससे जुड़े हुए हैं, तो उनका यही था कि भी जो पेड़ पौधे हैं ये हमें एनर्जी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और हमारी सेहत को ऑक्सीजन देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ऑक्सीजन ही इंसान को नहीं मिलेगी तो वो कैसे ज़िंदा रह सकता है। तो हर जीव को, जंतु को ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए यही होता है कि हम जीव जंतु सबके लिए हम पेड़ पौधे लगाएं। और पेड़ पौधे ऐसे होने चाहिए ज़्यादातर जो लॉन्ग लाइफ हो, जैसे आम का है, जामुन का है, पीपल का है, बड़ का है, शीशम का है। तो इस टाइप के पेड़ जो हैं ये लॉन्ग लाइफ होते हैं। तो ये पेड़ अगर साल का पेड़ है, ये बहुत ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल बहुत ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कम पानी में भी आगे बढ़ते रहें, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो। और ये ना हो कि आजकल वो पेड़ चल रहा है लिपस्टिक का, जिसको सफ़ेदा कहते हैं, वो लंबा चला जाता है, कम से कम 70-80 फुट हाइट का, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं है। और वो हमारे जीवन के लिए, हमारे ज़मीन के लिए
पानी सोख लेता है, काफ़ी गहरा पानी चला जाता है, बहुत नीचे से पानी चला जाता है उसका, वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है पानी सफ़ेदे का पेड़। तो ये पेड़ कम लगाएं, बाकी दूसरे पेड़ लगाएं। जो फ्रूट के जितने भी फ्रूट्स के पेड़ हैं वो लगाएं, तो उससे क्या होगा कि हमारा पेट भी भरेगा, हमें एनर्जी भी मिलेगी, हमारे में ताकत भी आएगी, जवान भी होंगे, जूस ज़्यादा खाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे, जूस पिएंगे तो फल फ्रूट खाते रहेंगे, तो इस तरह से हम आगे तो चौधरी साहब, ये कार्यक्रम बच्चों के साथ वृक्षारोपण कार्य किया गया और उसके साथ साथ सेमिनार किया गया जिसमें कि एक्सपर्ट आकर बच्चों को वृक्षारोपण का महत्व समझाए। तो इससे बच्चों को कितना एनर्जी मिलेगी, आगे वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बीजारोपण जैसे होता है, शिक्षा के साथ संस्कार। जो हमारे साथी अभी आए हैं सभी यहाँ, और उन्होंने अपने टॉपिक पे सब चीज़ बढ़िया बताई है, हर टॉपिक अलग अलग रखा है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के दिमाग पे असर पड़ेगा कि हमें भी घर जा कर के एक पेड़ लगाना है। अभी मोदी जी ने कहा कि अपनी माँ के नाम पर आप पेड़ लगाइए, तो माँ का जो प्यार है उससे तो समझो कि उससे ज़्यादा पेड़ को पालने का भी रहेगा, पेड़ लगाएगा, उसमें पानी भी सींचेगा, उसकी परवरिश भी करेगा, नलाई भी करेगा, गुड़ाई भी करेगा, और पेड़ जल्दी आगे बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आज जंगल जो कट रहे हैं पूरे शहरों में, शहर के शहर बच गए, लेकिन वहाँ पेड़ों का सफाया हो गया, इसलिए आग लग रही है। तो वो पेड़ ना कटें और आगे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगें ताकि ये देश आगे बढ़ सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, जिन्होंने कि सकारात्मक सोच के साथ वन महोत्सव में अपने स्कूल में, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल में भारी संख्या में आए बच्चे अभिभावकों के साथ ये कार्यक्रम किया। चौधरी साहब, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के बीच जो मोटिवेशनल स्पीकर आए, हम लोगों के बीच उपस्थित हैं इस सकारात्मक चर्चा में। सुरजीत सिंह दिदेवार जी मुख्य अतिथि थे। सुरजीत सिंह दिदेवार जी, आप बराबर स्वयं का स्वामी बनाने की, यानी बच्चों को भी आपने संबोधित किया कि स्वयं का स्वामी बनो। दूसरा, आपका एक प्रकृति का नियम है जिसको लेकर आप आगे लोगों को बताते हैं। तो बच्चों को आज जो बताया आपने, उसका लब्बो-लुबाब क्या था? पूरा मानव जगत जो है, पूरा मानव जगत 3 नियम पर आधारित है। हर कोई मानव 3 नियम पर चलता है, उसका जीवन इसमें ही बंधा हुआ है। पहला नियम है प्रकृति का नियम, जिसके अंदर पूरा जीव जंतु इसमें बंधा हुआ है। और दूसरा, मानव ही एक ऐसा जीव है जिसका व्यक्तिगत नियम होता है। और व्यक्तिगत नियम से, उसकी विचारधारा से जो लोग सहमत हो गए, वो एक सामाजिक नियम बन गया। और बहुत कम व्यक्तियों की विचार को बहुत ज़्यादा लोगों ने सहमति दी, और ये अलग अलग संप्रदाय और धर्म के नाम से हो। इसीलिए जिस व्यक्ति विशेष का जब भी जन्म या आगमन होता है, जिस वातावरण में आता है, जिस परिवेश में आता है, उसी परिवेश के अंदर उसे 3 नियम में बांधे होता है। जो कश्मीर में आया है और जो मद्रास में आया है, दोनों का वातावरण प्रकृति नियम से अलग अलग मिलेगा। जिस परिवार के अंदर आया है, उस परिवार का परिवेश उसे अलग अलग मिलेगा, उसका खान पान रहन सहन उसे मिलेगा। मगर एक नियम जो है, वो व्यक्ति का अपना विशेष व्यक्तिगत नियम है। हर व्यक्ति का प्रकृति के साथ एक अलग स्पेशल नियम है। हम ये साइंस के हिसाब से ये तो जान गए कि हर व्यक्ति के अंगूठे के निशान अलग अलग है, उसका चेहरा अलग अलग है। मगर ये अज्ञान रहा है हमारे को कि मेरा भी प्रकृति के साथ अलग कोई स्पेशल नियम है। मेरे पिता का अलग है, मेरे भाई का अलग है, मेरी बहन का अलग है, मेरे बेटे का मुझसे अलग है। मैं यूनिक हूँ, और प्रकृति का मेरे साथ डायरेक्ट रिलेशन क्या है, वो हमारे सामाजिक नियम में नहीं पढ़ाया गया और वो खो गया। और दिदेवार इस बात का नियम कहता है, वो नियम है मेरा व्यक्तिगत भाव। जैसा मेरा भाव होता है, प्रकृति मुझे वैसा सहयोग देती है। अगर मेरे पास चोरी का भाव है तो मैं चोरी में भी कामयाब हो जाऊंगा।
जो चोर चोरी में कामयाब होता है, प्रकृति मेरे हर भाव को सहयोग देती है। मैंने आकाश पे उड़ना चाहा, मुझे पंख नहीं मिले, मगर मैं उड़ा हूँ कि नहीं उड़ा, प्रकृति मेरे भाव को सहयोग देने में बाध्य है। इसीलिए मेरे को क्या कार्य करना है, ये बुद्धि द्वारा मुझे निर्णय लेना है। एक कसाब भी कहाँ से चल के आ गए, वो भी अपने मिशन में कामयाब हुआ, प्रकृति ने उसे भी सहयोग दिया। सो हर व्यक्ति विशेष को अपने निर्णय स्वयं लेने हैं कि मुझे किसी करें। ये भावनात्मक नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ, जिसको हमने ईश्वर परमात्मा कुछ भी कहते हैं, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा भाव है। जैसा मेरा भाव होगा वैसे मेरे जीवन में होगा। और आज हमने जैसे एक भाव बनाया है यहाँ पर, एक बच्चों के लिए एक जीवन के अंदर, और वृक्षारोपण दिया है। हम 5 तत्व मानते हैं, वो तत्व नहीं है, वो आवश्यकता है। हमने उससे तत्व नाम ने दिया। शरीर की आवश्यकता है। जब तक मैं इस शरीर के अंदर है, मुझे आकाश प्रकृति को चाहिए था, मानव को नहीं चाहिए था जगह बनाने के लिए। फिर उसे जीव को जीवन के लिए उसने अग्नि रूप चाहिए था, तो उसने कहीं पर भी मानव किसी इस धरती पे कहीं पर भी होगा, उससे सूरज का ताप मिलेगा, वो हर जीव को मिलेगा। ये तत्व जो है जीवन के लिए है और शरीर के लिए नहीं है। हम शरीर के लिए तत्व कुछ और हैं, हम गलत चल रहे दिशा में। मुझे वायु चाहिए श्वास जीने के लिए, तो मुझे वायु हर जीव को वहीं मिलती है जहाँ उसका आगमन होता है। मुझे जल चाहिए, जल बरसात के रूप में, समुंदर के रूप में हर व्यक्ति विशेष को वहीं मिलती है और जीव को वहीं मिलती है। और भोजन जो है मुझे वनस्पति, जिसको हम वृक्षारोपण करते हैं, हर व्यक्ति विशेष या जीव व्यक्ति को वहीं मिलता है। तो ये मेरे जीवन का आधार है, मेरे शरीर का आधार नहीं है। जब मैं इससे अलग हो जाता हूँ तो शरीर को इसकी आवश्यकता ख़त्म हो जाती है, मैं जीव से निर्जीव बन जाता हूँ। तो ये नियम को अगर हम समझेंगे तो ये मेरे जीवन का आधार है, तो मैं वृक्षारोपण, जल और अग्नि का प्रयोग करेंगे। हम इसको परमात्मा की देन मान रहे हैं। परमात्मा की देन हमारे को है, हर जीव प्राणी को है, मगर इसकी सुरक्षा का दायित्व सिर्फ मानव प्राणी को है, किसी और जीव प्राणी को नहीं है। मैं अपने इस दायित्व को समझूंगा। तो आज हमने जो बच्चों को दिया है, बच्चे अगर समझ जाएंगे तो इसको आगे जाएंगे। इसलिए मैं आज सबका ओक स्कूल का, जो पब्लिक स्कूल में, और RGS PBH के, और आप सभी महानुभावों का अपने शब्दों के साथ आपसे जो विचार लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैंने जहाँ तक समझा है प्राकृतिक का नियम को मैंने आपके सामने रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत निधिदेवार जी। निश्चित रूप से बच्चे के अंदर अगर ये प्रकृति के नियम का अंकुरण होगा तो वो एक दिन वट वृक्ष की तरह जो है छाया देगा समाज को, उनके अपने परिवार को, और अगर टीचर बन गए तो गुरु के रूप में समाज तक वो पहुंचाएंगे। हम लोगों के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी से पधारे हुए गेस्ट कीनोट स्पीकर जो है मुख्य वक्ता हरमीत सिंह जी। हरमीत सिंह जी, RGS ने बराबर प्राणियों के संरक्षण, जीव जंतुओं के संरक्षण, पौधों के संरक्षण की तरफ हरदम कदम बढ़ाया है। हम लोग 3 बायोडाइवर्सिटी पार्क जो दिल्ली में स्थित हैं उनमें हम 7 हैं, जिसमें 3 में हम लोग विजिट कर चुके हैं। NDMC के जो सेंट्रल पार्क है उसमें भी हम लोगों की बैठकें होती हैं। समाज को एक संदेश देना कि प्रकृति के साथ आप जीवन जिएं। तो बायोडाइवर्सिटी ऐसी क्या चीज़ है जो आपने बच्चों को बताया जी, और वो हमारे सभी के लिए जीवन में उपयोगी चीज़ होती है बायोडाइवर्सिटी। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और दिल्ली को बचाने के लिए ये 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क जो हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही संबंधित है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से संबंधित है, जिसको लेकर ये काम किया जा रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरह से जैव बायोडाइवर्सिटी में एजुकेट कर रहा है, आप तो फील्ड बायोलॉजिस्ट हैं जी, उसके बारे में बच्चों को जो बताया वो इस परिचर्चा में हम जानना चाहेंगे। बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें दिल्ली विश्व विकास प्राधिकरण और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों मिलकर एक जॉइंट कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हैं। जितना भी लैंड और फंडिंग जो है हमारे प्रोजेक्ट की वो DDA दे रहा है। जो ज़मीन है वो DDA की ज़मीन है, और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और तकनीक सहायक और अदर दूसरे कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं। आपने जो मुझसे पूछा कि हम नेचर एजुकेशन में क्या काम कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क की जो कल्पना बनी थी 2002 में बनी थी, जो कि प्रोफेसर CR बाबू जो फॉर्मर वाइस चांसलर भी रहे हैं विश्वविद्यालय के, और LG साहब उस टाइम जो थे, विजय कपूर साहब, तो उन्होंने उनको एक बात पूछी कि भाई वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज़मीन दो और फंडिंग दो और मैं आपको एक बहुत अच्छा जंगल तैयार करके दूंगा जो कि नदी के किनारे होता है। जो भी मैं मैम से बात कर रहा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें
जो सर ने चैलेंज लिया कि भी जंगल हम नदी के किनारे यमुना मेडिसिन पार्क बनाएंगे, वो खाली ज़मीन थी जिसका pH 9.7 था। तो शुरू में प्लांटेशन करा गया, बट वो पौधे सारे मर गए क्योंकि बहुत pH लेवल वो हाई था। तो उसके बाद रिसर्च करी गई, देखा गया कि ऐसी कुछ घास होती हैं जो कि इस pH लेवल पे भी लगती हैं। तो वो अलग अलग जगह से कलेक्शन कराया गया, उसको वहाँ पे लगाया गया, 2-3 साल तक वो प्रोसेस चला। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ज़मीन का जो खारापन था वो कम हो गया। उसके बाद फिर हमने अपने नेटिव ट्रीज़ लगाने शुरू किए, जो कि स्थानीय पौधे दिल्ली रीजन के आसपास जहाँ पर यमुना बहती है उसके किनारे हमने सर्वे किया, और वो जो प्लांट थे वही लगाए गए वहाँ पर। अब मेरा एक पर्सनल परसेप्शन मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पार्क से अलग है कि मनुष्य भी एक जीव है। एक जीव है जिसने बाकी जीवों का जीना मुश्किल कर दिया है। हम जो बात और जीवों के लिए कर रहे हैं, मनुष्य ने उनके एरियाज़ को इंक्रोच कर लिया है। इंक्रोच करिए आप, इंक्रोचर हम लोग। हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और जंगल काट रहे हैं, और जहाँ पे जंगली जानवर रह रहे हैं, तेंदुआ दिल्ली में आ रहा है। दिल्ली में तेंदुआ नहीं आ रहा है, आप तेंदुआ के इलाके में जा रहे हो, आप टाइगर के इलाके में जा रहे हो, टाइगर आपके इलाके में नहीं आ रहा है। कोई भी जानवर नहीं आता है, उसको पता है कि मुझे कहाँ रहना है। बट ह्यूमन बींग्स का जो नेचर हो गया है कि हम, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको सड़कें चाहिए, आपको हाईवेज चाहिए, इतने बड़े, मैं सरकार का कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मेरा अपना सोच है कि आपने 8 लाइन हाईवे जंगल के अंदर से निकाल दिए, तो जंगल की जो क्रॉसिंग है उसका हमने ध्यान कई जगह रखा भी है, कई जगह ओपनिंग है भी। आप अगर आप कॉर्बेट जाओगे देखोगे कि कभी हाथी सामने आ गया, कभी लेपर्ड दिख जाता है, कभी टाइगर दिख जाता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें डेवलपमेंट कितना चाहिए। आपको 6 लेन रोड चाहिए या आपको अपने अच्छे जंगल चाहिए, वो आपकी डिमांड है। आज तक किसी भी MP ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं बोला कि हम एक जंगल देंगे आपको, या आपको एक नदी साफ़ करके दे देंगे। तो वो तो किसी ने, हमने मांगा ना, उन्होंने दिया हमें। हमारी सोच ही नहीं, हमें अच्छे फ्लैट चाहिए, हमें अच्छे पार्क चाहिए जो नॉर्मल पार्क हो। हमने जंगल भी नहीं मांगा, वर्ल्ड क्लास सिटी चाहिए, वर्ल्ड क्लास सिटी चाहिए हमें, कंक्रीट का जंगल चाहिए। जो इतनी हीट हो आज की डेट में दिल्ली में हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट कंक्रीट ओनली ना, जो सूरज की गर्मी अब्जॉर्ब कर रहा है, जो कंक्रीट वो रात को छोड़ता है, वो एमिट करता है वापस, इसलिए आपकी इतनी गर्मी है। आबादी का भी इसमें रोल, आबादी का रोल बिल्कुल है। लोग दिल्ली में आ रहे हैं बाहर से, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, आपके रिचार्ज जोन खत्म हो चुके हैं। जैसे मैंने बच्चों को भी बताया कि आपके जितने भी दिल्ली के एरियाज़ हैं, सड़क के पेमेंट्स हैं, सारे पक्के हैं। भूमि तो है ही नहीं ना, भूमि कहाँ है आपके पास? अगर आप खुद सर्वे करेंगे, जब चलते होंगे आप देखेंगे कि आपके पास भूमि नहीं है। थोड़ा सा पोर्शन है, दिल्ली में बहुत जगह बारिश हो रही है और सब जगह छत है या फिर कंक्रीट है, सारा नाले में जा रहा है, नाले छोटे हैं, ब्लॉक हो गए, वो पानी सड़क पर आ गया। सड़कों पे जो पेड़ लगाए हुए हैं जी, कितने स्क्वायर फुट होने चाहिए उसके, जिससे कि बारिश के सर देखिए डिपेंड करता है नीचे एरिया, क्योंकि जो बड़े ट्रीज होते हैं उनका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है। तो छोटी जगह है तो श्रब्स लगा सकते हैं आप, जो कि स्थानीय श्रब्स जो होते हैं। मगर कई लोग क्या होता है कि जैसे और डिपार्टमेंट जो है कई बार एक्जोटिक ट्रीज लगा देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे करौंदा का पौधा है, आप करौंदा आपने देखा होगा, उसको चिड़िया भी खाती है, वो स्थानीय एक झाड़ी है, तो हम वो लगा सकते हैं। बट उसकी जगह हम क्या करते हैं कि हमने नीरियम लगा दिया, कनेर लगा दिया, जो कि एक्जोटिक है। और सारी दिल्ली में अगर आप देखोगे तो कनेर लगा हुआ है बहुत सी जगह, सड़क के किनारे है ना, बोगनविलिया लगा रखा है। उसकी जगह हम ढूंढे कि स्थानीय जातियाँ कौन कौन सी हैं जो हम लगाएं। आगे और मैं भी काफ़ी हरियाणा साइड में, और मैं जब भी आप नेक्स्ट टाइम प्लांटेशन करें तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप भले ही कम पेड़ लगाएं, बट सारे स्थानीय पौधे लेके आएँ। आप लिस्ट हमसे मांग सकते हैं, तो नर्सरी से लाते हैं लोग, नर्सरी वालों को भी नहीं पता सर अभी। तो आप सजेशन आप लिस्ट, जैसे यहाँ पर आपका अमलतास जो है, अमलतास पीले फूल आते हैं, दिल्ली का स्टेट ट्री भी है ना, मित्र गायना है जिसको हम कदम बोलते हैं। कदम का जो पेड़ होता है, कृष्ण जी का भी पेड़ माना जाता है, वो उस बैठ के बंसी बजाते हैं। अमलतास कदम हो गया है ना। आपके जैसे आपका एक वो होता है बबूल का जो पेड़ है जिसमें पीला फूल आता है, लेकिन कांटे होंगे उसमें, कांटे होंगे तो पार्क में फिर वो पार्क पर ना लगाएं आप। मतलब उसके अलावा जामुन लगा सकते हैं आप, है ना, बेल पत्र है, ये सब जो बेल पत्र है, होस्ट प्लांट भी बटरफ्लाई का, नीम वगैरह, नीम भी लगा सकते हैं, है ना, बरगद भी लगा सकते हैं, सदाबहार, हाँ, सदा छोटा पौधा हो गया, है ना। तो जैसे बेल पत्र है, घरों में, ये तो हो गया पार्क वगैरह में, बड़े जगह हो तो घरों में किस तरह के पौधे लगाएं? घरों में सर जैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कड़ी पत्ता। जैसे है कड़ी पत्ता, एक तो आपका मेडिसिनल भी है, दूसरा वो एक होस्ट प्लांट भी है बटरफ्लाई का, जिसमें तितली अंडे देती है। उसके फिर जब अंडों में से कैटरपिलर्स निकलते हैं तो फिर वो आगे चलिए बटरफ्लाई बनती है। तो इससे आप सपोर्ट कर सकते हो कि वहाँ पे बटरफ्लाइज भी आप पाल सकते हो या फिर उनको आप एक घर दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट जैसे हो गया, ये सब लगा सकते हैं। तुलसी भी लगा सकते हैं, तुलसी है आपके, तुलसी की 5-6 वैरायटीज़ हैं, वो आप लगा सकते हो अलग अलग जगह में। तो जो मैंने आज बच्चों को बताया वो ये कि स्थानीय पौधे आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका अकेला का हक नहीं है। आपको सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए,
पेड़ों का बहुत सारा काम ये भी है कि वो मेडिसिनल उनके पर्पसेस होते हैं और वो सपोर्ट करते हैं एक पूरे इकोसिस्टम को। अगर 20 वैरायटीज़ के पेड़ अगर लगे हैं तो अलग अलग पक्षियों को सपोर्ट करेंगे, अलग अलग इंसेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि वहाँ की डाइवर्सिटी बढ़े। यही बायोडाइवर्सिटी पार्क्स का काम है। अच्छा, हरमीत सिंह जी कुछ ऐसी भी बात बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको बैन किया गया है उसकी वजह से, जैसे यूकलिप्टस है। यूकलिप्टस है, पानी का बहुत ही नुकसान करता है। जी, जो अभी इस टाइम दिल्ली में जो सबसे खतरनाक है वो दो पौधे हैं। एक तो लेंटाना है, लेंटाना कमारा, जो कि एक्जोटिक है, बाहर का पौधा है, और दूसरा विलायती कीकर, जिसको हम बोलते हैं प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा। ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। दिल्ली में स्पेशली इसलिए किया था कि पास में डेजर्ट था, तो डेजर्ट्स को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। इंटेंशन वाज नॉट बैड, बट अब वो इतना इन्वेजिव मतलब कि जब उसकी जो पॉड्स, उसकी जो फलियाँ होती हैं, वो जब गिरती हैं तो उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद वो उसकी रूट सिस्टम इतना डीप होता है कि वो पानी बहुत आसानी से ले सकती है। उसका नुकसान ये होता है कि हमारे स्थानीय पौधे हैं उसके नीचे नहीं चल पाते, क्योंकि वो पानी सबसे ज़्यादा वही खींचती है, और जो उसमें लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूमिनस उसकी जो रूट होती है वो लेग्यूमिनस होती है, बहुत डीप तक अंदर जाती है, तो उसको पानी का कभी नुकसान नहीं होता, पानी इजीली वो ले सकती है। तो मैंने जो बताया आपको, जो उसकी पत्तियाँ नीचे गिरती हैं उससे सॉइल खराब होती है, उसको हम बोलते हैं एल्यूलोपैथिक इफेक्ट ऑफ लीव्स। अब कभी आप देखोगे विलायती कीकर की पत्तियों को तो बिल्कुल प्लास्टिक जैसी होती है, नीचे गिरी होती है। जो फॉरेस्ट का जो लेयर होता है उसमें इतनी मोटी लेयर जम जाती है उसकी, तो वो एक तो ज़मीन की क्वालिटी ख़राब कर रही है, दूसरा जो बीज ऊपर से गिरता है, जंगल आपने जो बताया था अभी, आपने किसी ने बताया था कि जंगल अपना बनता है। अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो बीज नीचे गिरता है, नया पौधा उगता है, ऐसे जंगल बनता है, उसमें से 10 बचते हैं, 2-4 जानवर खा लेते हैं, तो उसमें 1-2 बड़े हो जाते हैं, बड़े ट्रीज हो जाते हैं। मगर जब जहाँ विलायती कीकर जब बीज नीचे गिरता है तो वो ज़मीन नहीं पा पाता, क्योंकि वो लीव्स जो उसके ऊपर गिरी हैं जूलीफ्लोरा की, उसको अलाउ नहीं करेंगी, क्योंकि क्वालिटी उसने सॉइल की ख़राब कर दी है, जिसकी वजह से आपका जंगल धीरे धीरे वैनिश होता है। वही कम लेंटाना भी करता है, झाड़ी नुमा होता है। कॉर्बेट में बहुत इसका बड़ा इशू है कि झाड़ी नुमा होता है, पूरी ज़मीन को कवर कर लेता है वो, और नीचे अंधेरा हो जाता है, तो जब बीज गिरता है तो वो सनलाइट नहीं मिलती, तो वो पौधा आगे बढ़ नहीं पाता। तो ये जो 2 पौधे हैं ये बहुत नुकसानदेह हैं और एक्जोटिक हैं, और इन्वेड कर दिया इन्होंने हमारे फॉरेस्ट। अब बच्चों को क्या लास्ट में संदेश देना चाहेंगे, जो आपने दिया वो क्या था? बच्चों को मैं बिल्कुल ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जैसे सर ने कहा कि आप एक पेड़ लगाएं एंड मेक श्योर कि वो अपनी लाइफ पूरी जी ले। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइव्स चलते हैं, हमने 100 पेड़ लगाए, 500 लगाए, 1000 लगाए, हमें शायद नहीं पता कि उसमें कितने बचे हैं। आप कुछ मत करो, आप एक पेड़ लगा लो और बस उसको गारंटी ले लो कि उसको हमने बड़ा करना है और उसको उसकी लाइफ पूरी देनी है। वो आपके जो कंट्रीब्यूशन है आपका धरती के लिए वो पूरा हो जाएगा। तो मेरे बच्चों को ये संदेश है कि आप ज़्यादा पेड़ ना लगाएं, लगा सकते तो अच्छी बात है, मगर एक पेड़ अपनी लाइफ में अपने बराबर ज़रूर बड़ा कर लें। 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल जितना आप जिए तो आपके साथ जिए पेड़ में, और जो आगे जनरेशन आएगी उसको आप गिफ्ट देके जाओगे। बस मेरा ये संदेश। तो ये शिफ्टिंग जो ट्री शिफ्टिंग जो है वो कितना कारगर है या लाइफ? सर देखिए, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है ये, इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो कुछ स्पीसीज़ को तो सपोर्ट करता है, कुछ को नहीं कर पाता कई बार, तो ये एक अलग टेक्निकल इशू है, इसमें हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। लोग करते हैं, ऐसा होता भी है, मगर ये कि पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ती है कि उसकी कैनोपी तो आपको काटनी पड़ेगी, पूरा बड़ा ट्री जाएगा नहीं। कैनोपी काटी तो उसके बाद जो उसकी पुरानी शेप है वो आएगी कि नहीं आएगी, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। और अगर नहीं आई तो हवा चली तो हो सकता है उसको कोई डाल टूट जाए, कुछ हो जाए। तो ये बहुत स्पेशलाइज मैकेनाइज वर्क है, ये इसमें एक्सपर्ट्स अलग होते हैं जो लोग इसमें डील करते हैं। बट ये है कि कुछ स्पीसीज़ को छोड़ के मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, सारे ट्रीज को आप नहीं शिफ्ट कर सकते। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हरमीत सिंह जी, जो फील्ड बायोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। और एक बहुत ही अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन आज 3 जुलाई के वन महोत्सव में सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चों ने देखा और रेणु शर्मा जी ने किया। वो डिमॉन्स्ट्रेशन बच्चों पे काफ़ी प्रभाव डालेगा और किस तरह से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रेणु शर्मा जी, वो क्या था जो आटे में मिलाकर आपने बताया था? नमस्कार, मैं रेणु शर्मा, वशिष्ठ धाम सेवा ट्रस्ट से। मेरा मोटो है कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना एनवायरनमेंट में। जी, इकोलॉजिकल बैलेंस जो हमने बिगाड़ दिया है, हम सब जानते हैं, वी आर क्रिएटिंग फर्स्ट आउट ऑफ नथिंग। लाइक हम काटते जा रहे हैं, अपने फर्नीचर बनाने के लिए काट रहे हैं ट्रीज़ को, हर तरह से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जब तक हम जब हम लास्ट
अंतिम यात्रा पे चलते हैं उस समय भी हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है, हमारे ट्रीज़ के लिए, हमारे शरीर को अंतिम श्वास के बाद भस्म में बदलने के लिए भी हमारे ट्रीज़ चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी इतनी सारे ट्रीज़ यूज़ कर चुके हो तो एवरीबडी हैज़ टू ग्रो सम अमाउंट ऑफ ट्रीज़। तो अपने बर्थडे पे, बच्चे के बर्थडे पे, अपने मैरिज एनिवर्सरी पे, जिस दिन आपकी शादी हो रही है उस दिन श्रद्धा से पेड़ लगाएं। और उस दिन पेड़ लगाने के बाद ये नहीं है लगा के छोड़ दें, जैसे अपने बच्चे को पालते हो ठीक वैसे ही उस प्लांट को पालो, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करो। जो काटा है सो बो। सिल्वी कल्चर एक प्रोसेस होती है कि जितने प्लांट काट दिए आपने उतने ही ग्रो करने हैं। जैसे कि मैं सहमत हूँ हमारे सर से जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं कि स्थानीय पेड़ लगाएं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो उसको सूट करती हैं। अब मैं कहूँ कि नहीं जी नहीं, मुझे तो अराउक एरिया बहुत पसंद है और मैं तो अम्ब्रेला ट्री लगाना चाहती हूँ, वो उगेगा ही नहीं। आप कितना भी लगा लो वो कहाँ उगेगा, वो वैष्णो देवी के पास हाई हिल्स में उगेगा। संतरे भी वहीं उगेंगे, क्यों? क्योंकि उनको वो टेम्परेचर, वो प्रेशर, वो एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए जो दिल्ली में टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम प्लांट ग्रो कराते हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, इट विल ग्रो क्विकली एंड ऑटोमेटिकली। अब बीज, बहुत सारे बीज जो होते हैं हमारे पेड़ों के नीचे गिर जाते हैं। अभी जैसे हवा चल रही है, बारिश हो रही है, गिर जाते हैं। उन्हीं को आपको जाके कलेक्ट करना है और उनको कलेक्ट करके लाके सुखा देना है ट्रे में रख के, और उनको उनमें से झाड़ के बीज निकाल लेने। उन बीजों को आप आटे में गूंदिए, छोटी छोटी गोलियां बनाइए, जहां खुली एरिया हो वहां जाकर के इनको स्कैटर कर दीजिए, फैला दीजिए। कहाँ नहीं करना है, अपने घरों के आसपास मत करिए क्योंकि वहीं उगेंगे और वहीं से निकाल के वो फेंक दिए जाएंगे, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि बड़ा ट्री यहाँ उगे मेरे घर के बाहर। अगर खुले एरिया में डालते हैं, कोई जंगल वाले एरिया में डालते हैं तो वो ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि बर्ड्स जाकर के अल्टीमेटली उनको खाएंगी और वहाँ जाकर के एक्सक्रीटा क्रिएट करेंगी, और उस एक्सक्रीटा में ऑलरेडी वो जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट आधे हो गए होंगे और दे क्विकली जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये एक प्रोसेस रही हमारी। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यमुना हमारी बहुत गंदी हो रही है। अगर एक एक आदमी समझ जाए इस बात को तो वो उसको बस तुम गंदा मत करो, वो साफ़ तो अपने आप ही हो जाएगी। आप 10 आदमी जाकर के 10 संस्था वाले जाके उसको साफ़ करके तो आ गए, बट लेकिन गंदा मचाने वालों ने गंदा मचाना नहीं शुरू किया तो कैसे चलेगा। और वो तो आपको पानी दे रही है, उसी से आप सर्वाइव कर रहे हैं। जितनी भी सभ्यता डेवलप हुई है आज वो रिवर्स के पास हुई है। तो आप, वो रिवर एक हमारे लिए माता है, एक हमारे लिए पूजनीय चीज़ है। तो अगर हम उसको गंदा करेंगे, अब मैं, हमारे घर के पास एक तालाब है, उसको बहुत अच्छा नवीनीकरण कर दिया गया, बट मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर भी लोग बाग जाके अननेसेसरी चुन्नी डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, पूजा का सामान डाल रहे हैं, जबकि क्वालिफाइड लोग हैं आजकल, सब पढ़े लिखे हैं, दे नो दैट दे आर पोल्यूटिंग द रिवर। और साथ ही साथ उसके अंदर अननेसेसरी सीवेज का पानी आ रहा है, जिससे कि फर्टिलाइजर्स का अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, और वहाँ पर पिस्टिया और जो वाटर बॉडीज, वाटर प्लांट्स हैं, दे आर गोइंग टू डेवलप हो रहे हैं। थोड़े दिनों बाद वो डेड लेक हो जाएगा अगर उसको नहीं रोका गया। तो मेरी सिर्फ अपील है सभी लोगों से कि प्लीज़ आप पढ़े लिखे हैं तो उसका इस्तेमाल करें और ऐसा काम करें जो आपके लिए भी हितकारी हो और आपकी प्रकृति के लिए भी हितकारी हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु शर्मा जी। आपने जिस तरह से संरक्षण की बात की, तो संरक्षण करने से ही प्रकृति जो है मुस्कुराती है। इन्वायरमेंट भी कुछ कहना चाहता है, और मुझे लगता है कि वो कहना चाहता है कि हमें अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम आपके साथ जो है आपको दीर्घायु करेंगे, क्योंकि हवाओं में जो सांसें कम हो रही हैं उसकी वजह है ये प्रदूषण। तो वो मैन मेड है, तो कोई जीव जंतु आकर प्रदूषण नहीं फैला रहा है, नदियों को हम ही गंदा कर रहे हैं। तो ये प्रकृति कैसे मुस्कुराए, जीवन में मुस्कुराना इतना ज़रूरी है। और प्रकृति, पेड़ पौधे जब हिलते हैं, डुलते हैं तो वो बड़ा ही अच्छे लगते हैं। तो जीवन में हास्य योग के बच्चों को समझाया आपने किस तरह से, कि 2-3 टिप्स बताए, वो क्या थे? सत्येंद्र त्यागी जी, मैं पॉजिटिव एम्बेसडर। सभी को हास्य नमस्कार।
ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूवि भारुता मनुष्य रूपणे मृगा सरंती पिबंती नदे सोमने नाभ्य सोमने खादंती फलानी वृक्षा नादंती सुंग खलवारिवा परोपर संताव विविध है। मेरे कहने का मतलब ये है, प्रकृति में जो नदियां हैं वो हमें पानी दे रही हैं लेकिन खुद नहीं पीती हैं, और हमारे लिए देती हैं, तो इसलिए उसको साफ सफाई रखनी चाहिए। पेड़ भी ऐसी हैं, पेड़ फल देते हैं लेकिन खुद नहीं खाते हैं, पेड़ फल खुद नहीं खाते, हमारे लिए खाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ फल फ्रूट वाले लगाएं और दूसरों को प्रेरणा भी दें इस चीज़ की कि भी प्रकृति जो है सौंदर्य रहे, पर्यावरण में ऑक्सीजन के लिए बढ़िया है। और मेरा हास्य योग से मतलब ये है कि मैं हास्य योग ज़्यादा से ज़्यादा आरजेएस के थ्रू, राम जानकी संस्थान के थ्रू इसलिए फैलाना चाहता हूँ कि आज अधिकतर लोग टेंशन, दफ्तर में टेंशन, स्कूल में बच्चे को टेंशन, और कोई भी कहीं भी है, किसी भी कार्य में है, किसी भी स्थिति में, किसान को भी टेंशन है, बॉर्डर पे सैनिक को भी टेंशन है। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे जैसे भाई हाथ से बच्चों को घर में कराएं और उसे इस प्रेरणा पिलाएं। और हमें भी मंच मिला है मन्ना जी से, तो आरजेएस के थ्रू हम पूरे राष्ट्र में हम चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ से योग करें, हंसी भगाए रोग और कर लो लाफ्टर योग। मैं तो यही कहूँगा सबको, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और समय कम है, समय कम होने के कारण जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र त्यागी जी। और इस तरह से परिचर्चा का समापन जो है वो हास्य के साथ हुआ है, और हास्य के साथ जो है 11 अगस्त को हम आमंत्रित करेंगे आप लोगों को। जो ये वॉल्यूम 2 है ग्रंथ का, ये तीसरा ग्रंथ जो है तैयार हो रहा है, जो कि शारदा ऑडिटोरियम, आरके मिशन, आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन नियर कनॉट प्लेस। तो इतने प्राइम लोकेशन पर पूरे देश भर से क्या विदेश भर से लोग जो हैं आरजेसियन आ रहे हैं उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। और ये किताब जो है विदेश भी जा रही है, जिससे कि विदेश की लाइब्रेरी में भी वहाँ पर अध्ययन हो सकारात्मकता का। और नंद किशोर जी लंदन लेकर जा रहे हैं, और लोग भी कनाडा, बैंकॉक और जगहों पे जा रहे हैं। नीरू शर्मा जी का भी धन्यवाद, और संगीता जी का भी धन्यवाद जो इस परिचर्चा में भाग लिए। और आप सभी लोग जो अतिथि यहाँ बोले, तो अब कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और वेबिनार जो है हर रविवार होता है, तो हम आमंत्रित करेंगे 11 बजे से 12:30 बजे अपने परिवार के साथ बैठिए, क्योंकि समय निकल जाएगा तो फिर वो बच्चे जो हैं संस्कारित नहीं हो पाएंगे। आज सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल 3 जुलाई 2024 को वन महोत्सव के अंतर्गत हम लोगों ने जो KM मुंशी हैं, जिनकी एक सकारात्मक सोच ने पूरे भारत में वन महोत्सव को जन्म दिया, सिर्फ एक सकारात्मक सोच। आज वन महोत्सव के अंतर्गत 1 से 7 जुलाई मनाया जाता है हर साल, और हम लोगों ने 3 जुलाई को सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चे, शिक्षक और स्थानीय नागरिकों के साथ मनाया। आप सभी आए, तो अब कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। और ये वीडियो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर आप लोग इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं।